जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 27 अक्टूबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे और ये न्यूज़ PIB, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर से ली गई है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने न्यूज़ और उनके क्वेश्चंस पे। साथियों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हाल ही में 22 साल के अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण गावटे की डेथ हो चुकी है। ये अग्निवीर थे, ठीक है, ये अग्निवीर थे और ये महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये पहले अग्निवीर बने हैं जो जिनकी डेथ हुई है हाल ही में, इसलिए। और इन्होंने कैसे ज्वाइन किया था? इन्होंने जो पोस्ट ज्वाइन की थी वो अग्निपथ स्कीम के थ्रू ज्वाइन की थी, इसलिए अग्निपथ स्कीम जो है न्यूज़ में आ गई है, ठीक है। तो डेथ ऑफ 22-year-old अग्निवीर हु वॉज डिप्लॉयड ऑन सियाचिन ग्लेशियर हैज ब्रॉट बैक फोकस ऑन अग्निपथ स्कीम, ठीक है, जो कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल स्कीम है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल स्कीम है, ध्यान दीजिएगा। तो जो क्वेश्चन होगा आगे वो अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन अपने। तो साथियों, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड, जैसा कि हम लोग ने देखा था अभी। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो है इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है हम लोग को। तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2022 टू टेक इन रिक्रूट्स फॉर आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अग्निवीर इज 4 years। नेक्स्ट ऑप्शन है एट द एंड ऑफ 4 years up to 25% ऑफ रिक्रूट्स कैन अप्लाई टू ज्वाइन सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। और लास्ट ऑप्शन है साथियों द स्कीम ऑल्सो है सेवा निधि कंट्रीब्यूटरी पैकेज अंडर विच अग्निवीर contribute 20% of their monthly emoluments and the government कंट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट, ठीक है। तो अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड कौन सी बात गलत है आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि ये 2022 में लॉन्च हुई थी टू टेक इन रिक्रूट्स फॉर आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, और जो टर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो 4 साल का होता है। नेक्स्ट ऑप्शन था एंड में 4 साल के बाद जब इनकी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो उसके बाद 25% तक के रिक्रूट्स लिए जाते हैं फॉर रेगुलर बेसिस, ठीक है। बाकी 75% कुछ और करने लगते हैं और 25% जो है वो रेगुलर सर्विस में आ जाते हैं, ठीक है। और स्कीम का जो एक पार्ट है वो है सेवा निधि कंट्रीब्यूटरी, जिसमें अग्निवीर कंट्रीब्यूट करते हैं 20% और इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाता है सरकार द्वारा, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो साथियों, इसमें से गलत ऑप्शन जो है या जो गलत स्टेटमेंट रिगार्डिंग अग्निपथ स्कीम है वो है डी ऑप्शन, जो कि ये है। यहाँ पे ये सेवा निधि कंट्रीब्यूटरी में जो अग्निवीर कंट्रीब्यूट करते हैं वो 20% नहीं, अराउंड 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, पहले यहाँ हम लोग कुछ और बातें जान लेते हैं। तो ये 2022 में शुरू हुई थी साथियों, आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है इंक्लूडिंग 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग के साथ 6 महीने के साथ 4 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और एंड में क्या होता है, 4 साल के एंड के बाद अप टू 25% ऑफ रिक्रूट्स कैन अप्लाई टू ज्वाइन सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो 25% जो रिक्रूट्स होते हैं, जो 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट के बाद 25% रिक्रूट्स को लिया जाता है फॉर रेगुलर सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, 2022 में लॉन्च हुआ था, 4 ईयर की कॉन्ट्रैक्ट होती है और 25% तक के रिक्रूट जो है रेगुलर सर्विस में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेवा निधि वाला जो ऑप्शन है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा है स्कीम हैज ऑल्सो सेवा निधि कंट्रीब्यूटरी पैकेज। तो सेवा निधि में कितना कंट्रीब्यूट करता है अग्निवीर? 30%, ठीक है। 30% जो है अग्निवीर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। 25% रेगुलर हो जाते हैं और 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, रेगुलर कंट्रीब्यूटरी पैकेज में, जो कि जिसमें इक्वल अमाउंट किसका कंट्रीब्यूशन होता है? गवर्नमेंट का, ठीक है। और ये एग्जाम्प्ट होता है इनकम टैक्स से। और जो रेम्यूनरेशन होता है अग्निवीर का वो होता है अराउंड 30 to 40,000 पर मंथ, ठीक है। और अगर उनकी ड्यूटी में डेथ हो जाती है, मतलब ड्यूटी पे डेथ हो जाती है, तो वो 1 करोड़ से ज़्यादा उनको एक पैकेज मिलता है या कॉम्पनसेशन मिलता है, ठीक है। और डिसेबिलिटी होने पर 44 लाख का जो है मुआवजा दिया जाता है, ठीक है। खैर आपको ये नहीं याद रखना है इतना ज़्यादा, बस आपको ये याद रखना है कि जो सेवा निधि कंट्रीब्यूटरी पैकेज है उसमें अग्निवीर कितना कॉन्ट्री करते हैं? 30% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। 30% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 25% ही रेगुलर हो पाते हैं, ठीक है। 25% एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स रेगुलर हो पाते हैं, तो उसी के आसपास जो है वो सेवा निधि में कंट्रीब्यूट करेंगे, उसी से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो 30% होता है, ठीक है। 20% में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये छोटा सा हैक है, आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। 25% से ज़्यादा मतलब 25% एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स रिक्रूट जो है रेगुलर सर्विस में हो जाते हैं, और जितने रेगुलर सर्विस में हो जाते हैं उससे ज़्यादा जो है उससे 5% ज़्यादा
कॉन्ट्री किया जाता है, जितना है 30%, किसमें, सेवानिधि कंट्रीब्यूटरी पैकेज में। ठीक है साथियों, आशा करते हैं हमने अग्निवीर के बारे में सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख ली। ठीक है, और इसका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी 22 साल के जो अक्षय लक्ष्मण गवाटे थे, वो उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, उनकी डेथ हो गई, और वो कहाँ से थे साथियों, वो महाराष्ट्र से, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले अग्निवीर बने हैं। ठीक है, पहले अग्निवीर बने हैं जो कि अग्निपथ स्कीम से आए थे, और उनकी डेथ हो गई है ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी समझ में आ गई होगी, और एनालिटिकल भी हम लोग ने पीछे पूरा देख लिया कि अग्निपथ स्कीम की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं साथियों कि विमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, झारखंड में हो रही है। ठीक है, झारखंड में हो रही है। ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हेमंत सोरेन साहब हैं। ठीक है, तो ये कहाँ हो रही है, विमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये झारखंड में हो रही है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कि विमेन हॉकी कहाँ खेल रही है, तो झाड़ियों में खेल रही है। ठीक है, झाड़ियों में विमेन हॉकी हो रही है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, विमेन हॉकी कहाँ हो रही है, तो झाड़ियों में हो रही है। तो विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हो रही है, झाड़ियों में हो रही है, मतलब झारखंड में हो रही है। और इसके मैस्कट कौन है, जूही। ठीक है, जूही इनका मैस्कट है। ठीक है, देखिए, जे से जूही और जे से ही झारखंड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ने अभी थोड़े दिन पहले ही करंट अफेयर्स में, अपने डेली करंट अफेयर्स में बात की थी। ठीक है, तो ये जो जूही है, ये इनकी मैस्कट है। ठीक है, ये एलिफेंट है। ठीक है साथियों, तो विमेन हॉकी कहाँ खेली जा रही है, तो झाड़ियों में खेली जा रही है। ठीक है, झाड़ियों में खेली जा रही है। ठीक है, उनका मैस्कट क्या है, वो भी जे से है, तो जूही। ठीक है, ऐसे हम लोग छोटा छोटा ट्रिक लगा के चीज़ों को एकदम कंसोलिडेट कर लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है साथियों झारखंड से रिलेटेड, तो हम लोग देख लेते हैं। कैपिटल तो जो है वो है रांची, आप जानते ही होंगे, रांची। ठीक है, और सब कैपिटल जो है वो है दुमका। ठीक है, दुमका इनकी सब कैपिटल है। देख लेते हैं यहाँ पे सीट्स कितनी है। तो यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, एक यूनिकैमरल होता है और एक बाई कैमरल होता है। ठीक है, यूनिकैमरल मतलब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होना, और बाई कैमरल मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होना। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन लोग आते हैं, तो एमएलए आते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन आते हैं, एमएलसी आते हैं, जिनको हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, तो 81 सीट्स हैं झारखंड में। ठीक है, और पार्लियामेंट में कितने लोग भेजते हैं, तो राज्यसभा से 6 सीट्स हैं, और लोकसभा से 14 सीट्स हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये बैकग्राउंड आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हिल्स कौन कौन से हैं, तो पारसनाथ हिल्स है, जो कि जैन पिलग्रिमेज है। ठीक है, जैन पिलग्रिमेज है, क्योंकि यहाँ श्री समेत शिखर जी है। ठीक है, श्री समेत शिखर जी है, पारसनाथ हिल को ही श्री समेत शिखर जी के नाम से जाना जाता है। फिर नेत्रहाट है, जो कि क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है। राजमहल हिल्स है, त्रिकुट है, और टैगोर हिल है। ठीक है, टैगोर हिल यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, ना कि वेस्ट बंगाल में। हो सकता है आप कभी पूछा जाए कि टैगोर हिल की लोकेशन क्या है, तो आप वेस्ट बंगाल मार्क करते हैं, वेस्ट बंगाल नहीं है, ये झारखंड है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ की ट्राइब्स देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे टोटल 32 ट्राइब्स दी हैं, तो आपको देख लेना है बस हल्का हल्का कि कौन कौन सी है। तो असुर है, बैगा है, बंजारा है, बैथुडी है, बेदिया है, भूमेज है, विंजिया, बिरहोर, बिरजिया, चेरो, चिरबरैक, कोल, कोरा, किसान, खोंड, खारवार, खरिया, खरमाली, कांवर, हो, गुरैठ, गोंड, कोरवा, लोहरा, महली, मल पहाड़िया, मुंडा, उरांव पहाड़िया, संथल, सौरिया पहाड़िया, और सावर। ठीक है, तो ये दो तीन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडा, उरांव पहाड़िया और संथल। ठीक है, ये जो 4 ट्राइब्स हैं, ये प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं, और गौंड भी प्रोमिनेंट ट्राइब है। ठीक है, उसके बाद तो सब और प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं, बस ये 5 जरूर पूछी जाती हैं कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये लोग झारखंड में रहते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन हुआ है, किसके किसके बीच, इंडिया और जापान के बीच। किस लिए साइन हुआ है, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए साइन हुआ है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, पहले तो यही देख लेते हैं कि जो कंडक्टर है वो पान खाता है। ठीक है, बस का कंडक्टर है वो पान खाता है। ठीक है, इंडिया का जो कंडक्टर है, बस कंडक्टर है, वो पान खाता है। तो इंडिया की जो सेमी कंडक्टर पार्टनरशिप हुई है वो किसके साथ हुई है, पान के साथ, मतलब जापान के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, इंडिया और जापान में किस चीज़ की पार्टनरशिप हुई है, किस चीज़ के लिए एमओयू साइन हुआ है, तो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के लिए साइन हुआ है। ठीक है, तो इंडिया का कंडक्टर क्या है, पान खाता है। ठीक है, तो इंडिया कंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप किसके साथ हुई है साथियों? जापान के साथ हुई है। ठीक है, तो ये ट्रिक है आपकी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि ये तो चलिए इंडिया और जापान के बीच सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप फॉर्म हो गई है। ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है कि व्हेन वाज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च। ठीक है, तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च हुआ था जिसके चलते ये पार्टनरशिप्स की जा रही हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है साथियों 2019, 2020, 2021 या 2022। तो साथियों इसका सही आंसर है 2021। ठीक है, 2021 में जो है आपकी ये सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ था। यहाँ देख लीजिए, द ISM वाज लॉन्च इन 2021 विद टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ ₹76,000 करोड़ अंडर द एजीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये कब फॉर्म हुआ था, कब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया था? 2021 में। ठीक है, और अभी हम लोग ने देख ही लिया कि इंडिया का कंडक्टर कहाँ गया, इंडिया का कंडक्टर पान खाता है। ठीक है, तो इंडिया और सेमीकंडक्टर की पार्टनरशिप किसके साथ हुई है? जापान के साथ हुई है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और ये ट्रिक भी समझ में आई होगी। ठीक है, इसकी बैकग्राउंड नॉलेज ये है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों अभी हम लोग ने पीछे देखा था कि इंडिया का जो कंडक्टर है वो पान बहुत खाता है। ठीक है, तो इंडिया का कंडक्टर जो है जो पान बहुत खाता है उसी के बारे में ये सवाल है। ठीक है, मतलब क्या है, इंडिया का कंडक्टर, कंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर, पान बहुत खाता है मतलब जापान। तो इंडिया और जापान के बीच सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप में MOU साइन हुआ है। तो आपको ये बताना है इस ड्यूरेशन क्या है, इस पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या है, इस मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन का ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 3 साल, 5 साल, 7 साल या 9 साल। तो साथियों इसका सही आंसर है 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है Cabinet approved memorandum of cooperation between India and Japan on semiconductor supply chain partnership. It was signed in July 2023 and shall remain in force for a period of 5 years. ठीक है, तो 5 years के लिए ये वैलिड रहेगा या 5 years के लिए फोर्स में रहेगा क्या, इंडिया जापान की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको याद आएगा, नहीं याद रहेगा तो बस याद रखिएगा जापान में कितने लेटर्स हैं, JAPAN। ठीक है, 5 लेटर्स हैं, तो 5 साल का ये जो है पार्टनरशिप 5 साल की एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, 5 साल फोर्स में रहेगी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये छोटा सी ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस द लॉन्च ऑफ फर्स्ट एवर डेटा डैशबोर्ड विच शोज लैंड डिग्रेडेशन अक्रॉस ऑल रीजन्स। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे। तो किसने फर्स्ट एवर डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया है जो कि बताएगा लैंड डिग्रेडेशन अक्रॉस ऑल रीजन्स? तो आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, नेक्स्ट ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन फॉरेस्ट, लास्ट ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो किसने अभी रिसेंटली डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया है जो कि ये बताएगा कि लैंड डिग्रेडेशन कहाँ कहाँ कितना कितना हो रहा है? तो ये 4 बॉडीज हैं आपके सामने, आपको बताना है इसका सही आंसर। तो साथियों इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो रिसेंटली UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर डेटा डैशबोर्ड विच शोज दैट लैंड डिग्रेडेशन इज एडवांसिंग एट एन एस्टॉनिशिंग रेट अक्रॉस ऑल रीजन्स। ठीक है, और इन्होंने रिपोर्टिंग कंट्रीज कितनी है, 126 रिपोर्टिंग कंट्रीज थी जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग UNCCD के बारे में देख लेते हैं। और ये जो UNCCD है ये 1994 में आई थी। ठीक है, इट इज़ द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ठीक है, ये अकेली ऐसी लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि डिजर्टिफिकेशन या लैंड डिग्रेडेशन के लिए काम करती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लैंड डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन जो है ये लीगली बाइंडिंग है और ये 1994 में आई थी। ठीक है, और इसका 21st सेशन कहाँ होगा, उज़्बेकिस्तान में, समरकंद उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, इन नवंबर 2023। तो जब ये होगा तब हम लोग इसको कवर करेंगे। अभी के लिए आप जान लीजिए कि इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट एवर डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया है। किसने, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने क्या लॉन्च किया है, लैंड डिग्रेडेशन के लिए ये डेटा पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें ये बताया जाएगा कि लैंड डिग्रेडेशन जो है वो एस्टॉनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, और ये 1994 में फॉर्म हुई थी। तो हम लोग ने इसकी बैक नॉलेज देख ली और इसकी फ्रंट नॉलेज ये है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग ने स्टैटिक प्लस
करेंट हम लोग ने फॉर्म कर लिया है पूरी नॉलेज। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन से रिलेटेड। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन्स। ठीक है, ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन्स। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपके ऑप्शन हैं, दिस डिक्लेरेशन इज डिजाइन टू गाइड 14 नेशंस। तो ये डिक्लेरेशन है, ये डिजाइन किया गया है 14 नेशंस के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, 11 एशियन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज साइंड द लैंडमार्क डील। तो इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व है वो एशियन है और साउथ अमेरिकन है। और लास्ट ऑप्शन है, दिस डील इज साइंड इन बोगोटा टू सेव द वर्ल्ड्स 6th सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ रिवर डॉल्फिन फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो ये जो डील साइन हुआ है ये बोगोटा कोलंबिया में हुई है। किस लिए साइन हुई है? 6 स्पीशीज ऑफ रिवर डॉल्फिन्स को सेव करने के लिए। तो साथियों इसका सही आंसर जो है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है कि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। इंडिया इसका पार्ट है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन रिवर डॉल्फिन्स है, दिस इज डिजाइन टू गाइड 14 नेशंस वेयर रिवर डॉल्फिन्स इनहैबिट। ठीक है, इट एम्स टू हॉल्ट द डिक्लाइन ऑफ ऑल रिवर डॉल्फिन स्पीशीज एंड इंक्लूड द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशंस। ठीक है, तो जिन कंट्रियों ने अडॉप्ट किया कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एंड वेनेजुएला। ठीक है, तो 11th एशियन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने ये लैंडमार्क डील कहाँ साइन की है? बोगोटा में। ठीक, बोगोटा किसकी कैपिटल है साथियों? कोलंबिया की कैपिटल है। ठीक है, कोलंबिया की ये कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोलंबिया की कैपिटल है। ठीक है, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन्स कहाँ साइन हुआ है? वो बोगोटा कोलंबिया में साइन हुआ है और इंडिया इसका पार्ट है। कितने नेशंस इसके डेजिग्नेशंस में है? तो 14 नेशंस के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, जिसमें एशियन और साउथ अमेरिकन है। ठीक है, एशियन है और साउथ अमेरिकन, ये ना भूल जाइएगा कि एशियन और अफ्रीकन है, बल्कि एशियन और साउथ अमेरिकन है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर साहब ने रेफरेंस गैसोलीन फॉर डीजल एंड फ्यूल्स निकाला था। ठीक है, रेफरेंस गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल्स निकाला था। तो आपको ये बताना है ये जो रेफरेंस गैसोलीन और डीजल फ्यूल्स हैं इनको किसने पब्लिश किया है, किस इंस्टीट्यूशन या किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया है। क्या चीज़? रेफरेंस गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल्स। तो आपके ऑप्शन है साथियों, रिलायंस पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये किसने पब्लिश किया है रेफरेंस गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल्स। तो साथियों इसका सही आंसर है इंडियन ऑयल। ठीक है, इसका सही आंसर है इंडियन ऑयल। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लॉन्च रेफरेंस गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल्स प्रोड्यूस बाय इंडियन ऑयल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के लिए प्रोड्यूस किया गया है, इसलिए इंडियन ऑयल ही निकालेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग जोड़ के इसको हैक बना के याद कर लेंगे। ठीक है, किसने निकाला है? क्योंकि ये रेफरेंस गैसोलीन और डीजल फ्यूल्स इंडिया के लिए है तो इंडियन ऑयल निकाला है। ठीक है, अभी ये भारत नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि भारत पेट्रोलियम मार्क कर दे, नहीं, अभी ये इंडियन ही है। ठीक है, तो इंडियन ऑयल ने इनको पब्लिश किया है। ठीक है, तो इंडियन ऑयल हैज सक्सेसफुली कमेंस्ड प्रोडक्शन ऑफ रेफरेंस गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, ये फ्यूल किस लिए यूज़ होंगे? कैलिब्रेशन और टेस्टिंग के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, और जो टेस्टिंग एजेंसीज लाइक इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका यूज़ करेंगे। किसका? रेफरेंस गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल्स का। ठीक है, कौन निकाला है? ये इंडिया के आया है, पहली बार इंडिया में आया है, इसलिए इंडियन ऑयल ने इसको निकाला है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 18 मेंबर स्टीयरिंग कमेटी का पार्ट बना है किसकी? इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली बिकेम मेंबर ऑफ प्रेस्टिजियस स्टीयरिंग कमेटी ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क। तो आपको ये बताना है इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क कब आया था। ठीक है, ये तो फ्रंट नॉलेज है, ये तो करंट नॉलेज है। यहाँ पे स्टैटिक नॉलेज ये है कि ये जो इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क है ये कब फॉर्म हुआ था, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है 2001, नेक्स्ट ऑप्शन है 2002, नेक्स्ट ऑप्शन है 2003 और लास्ट ऑप्शन है साथियों 2004। तो साथियों इसका सही आंसर है 2001। ठीक है, 2001 में ये फॉर्म हुई थी क्या? इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अक्टूबर 2001 बाय ऑफिशियल्स ऑफ 15 कंपटीशन एजेंसीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, और इसी की टेक्निकल कमेटी में, स्टीयरिंग कमेटी में इंडिया जो है मेंबर बना है। ठीक है,
इंडिया इनकी स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर बना है, जो कि एपेक्स बॉडी है ICN की, इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की एक स्टीयरिंग बॉडी है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। क्योंकि हम लोग ने कंपटीशन कमीशन अभी पिछले स्लाइड में देखा था, तो हम लोग इसकी थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज भी ले लेते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेट करने के लिए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है और आपके ऑप्शन है साथियों, रमेश सहाय कमेटी, राघवन कमेटी, सुभाष चंद्रा कमेटी या नचिकेत मोर कमेटी। ठीक है, तो आपको ये बताना है किस कमेटी ने रिकमेंड किया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेट करने के लिए। तो साथियों इसका सही आंसर है राघवन कमेटी। ठीक है, राघवन कमेटी के जो रिकमेंडेशन थी उसमें से एक ये था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब आई थी, 2002 में आई थी। ठीक है, और इसने किसको रिप्लेस किया था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, MRTP एक्ट जो था वो रिप्लेस हुआ था किससे, कंपटीशन एक्ट 2002 से, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ राघवन कमेटी। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ये कॉम्पोजिशन आप एक बार देख लीजिएगा कि एक चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, बाकी इतना नहीं याद करना है, बस आप ये देख लीजिएगा कि कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में आया था, किसको रिप्लेस किया था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, MRTP जिसको कहते थे। ठीक है, और किस कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था, तो राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था। ठीक है, राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा कि जो वैन है या हवन है, हवन में बहुत कंपटीशन है, हवन करने में बहुत कंपटीशन है। किसमें बहुत कंपटीशन है साथियों, हवन करने में बहुत कंपटीशन है। हवन से याद रखिएगा राघवन, राघवन। ठीक है, तो हवन करने में बहुत कंपटीशन है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी आपके लिए, ना याद हुआ हो तो अब आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विल कंपाइल एंड रिलीज ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक रिपोर्ट। ठीक है, तो ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन कंपाइल और रिलीज करेगा, आपका यही क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, सेकेंड ऑप्शन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी, फोर्थ ऑप्शन है सोलर इंटरनेशनल। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी या सोलर इंटरनेशनल। तो साथियों इसका सही आंसर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में सॉरी, वो ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक रिपोर्ट रिलीज करेगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर द फर्स्ट टाइम विल कंपाइल एंड रिलीज ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक रिपोर्ट। ठीक है, ये रिलीज होगी कब, नवंबर 2023 में। ठीक है, और ये क्या करेगी, जैसा कि नाम बता रहा है, ये स्टॉक लेगी कंट्रीज का कि उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन में। ठीक है, अब देख लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो ये 2020 COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में लॉन्च हुआ था, जो कि ईयर 2015 में हुआ था। ठीक है, तो ये 2015 में लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, गुरुग्राम में। ठीक है, सेक्रेटेरिएट कहाँ है, गुरुग्राम में। और ये लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में अराउंड 197 कंट्रीज है शायद, और इसमें अभी 122 सन बेल्ट कंट्रीज हैं। ठीक है, सन बेल्ट कंट्रीज हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सोलर जो है गुरुग्राम में है, सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है या सेक्रेटेरिएट है वो गुरुग्राम में है। ठीक है, और ये सोलर स्टॉक टेक कौन रिलीज करेगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ध्यान दीजिएगा, सोलर अलायंस। ठीक है, तो एस से सोलर और एस से सोलर स्टॉक टेक रिपोर्ट। ठीक है, सोलर स्टॉक टेक रिपोर्ट याद रखना है, सोलर अलायंस है ना कि सोलर इंटरनेशनल। ठीक है, ये इंडिया में है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेयर डिड EU एंड इंडिया कंडक्ट मेडेन जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने कहाँ मिलके कंडक्ट किया है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये पहली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, किस जगह पे हुई है, इसकी लोकेशन आपसे पूछा जा रहा है। और आपके ऑप्शन है साथियों, गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ मेक्सिको, बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी। तो साथियों इसका सही आंसर है गल्फ ऑफ गिनी। ठीक है, तो गल्फ ऑफ गिनी में पहला जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुआ है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच। ठीक है, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच कहाँ हुई है, गल्फ ऑफ गिनी में। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा गल्फ ऑफ गिनी है, ठीक है। तो जैसे ईयू है वैसे ये जीयू है, ठीक है। तो ईयू के साथ इंडिया की कहाँ हुई है, ईयू में इंडिया की जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है कहाँ हुई है, वो जीयू में हुई है, ठीक है। तो जीयू से याद रखिएगा गिनी, ठीक है, जीयू से क्या याद रखेंगे, गिनी, जो भी होगा उसके इनिशियल्स होंगे जीयू, ठीक है, गिनी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था आपके लिए, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करंट अफेयर का लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आपसे थीम रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट कर रहा है ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक, ठीक है, ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक। तो आपको ये बताना है इस बार की थीम क्या है, ठीक है। जैसा कि हम हर बार बताते हैं साथियों आपको कि क्योंकि डेट्स याद करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि 365 डेज होते हैं, तो आप कितना याद रखेंगे, ठीक है। इससे बेहतर होता है कि इसकी थीम याद कर ली जाए, ये इजी होती है याद करने में, और अगर एग्जाम में आती है तो इजीली आइडेंटिफाइबल भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए थीम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखना चाहिए, या थीम बेस्ड इन्फॉर्मेशन हम लोग को ज़्यादा देखना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बताना है साथियों कि यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी वीक की जो थीम है इस बार की क्या है। आपके ऑप्शंस हैं मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी in digital spaces, a collective global agenda. Next option है nurturing trust, a media and information literacy imperative. थर्ड ऑप्शन है nurturing media and information. फोर्थ ऑप्शन है कलेक्टिव ग्लोबल एजेंडा इन डिजिटल स्पेसेस। तो साथियों इसका सही आंसर जो है वो है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन डिजिटल स्पेसेस, ठीक है। तो ये तो देखिए इतना कॉमन ही हो गया, ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, तो ये तो कॉमन हो गया। तो बस आपको ये याद रखना है डिजिटल स्पेस में, ठीक है। तो ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी कैसी फेयर कर रही है ग्लोबल डिजिटल स्पेस में, कलेक्टिव ग्लोबल एजेंडा, ठीक है। तो या तो ये याद रख सकते हैं कि डिजिटल स्पेस में, और या तो ये याद रख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो है वो ग्लोबल एजेंडा है, ठीक है, वो क्या है, ग्लोबल एजेंडा है। इसे आप इजिली रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट कर रहा है ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक फ्रॉम 24 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर, ठीक है। तो ये 12th ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक था, और इसकी जो थीम थी साथियों हम लोग ने देखा है कि या तो डिजिटल स्पेस आपको याद रखना है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन डिजिटल स्पेसेस, या इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन ग्लोबल एजेंडा, ठीक है, ग्लोबल एजेंडा, ठीक है साथियों। ये छोटी सी ट्रिक थी या हैक था, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन डिजिटल स्पेस या इंफॉर्मेशन लिटरेसी है ग्लोबल एजेंडा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम स्वनिधि से रिलेटेड, ठीक है। तो एसबीआई की एक रिसर्च पेपर था जिसमें ये बोला गया था कि पीएम स्वनिधि स्कीम है वो एम्पावर कर रहा है ग्रास रूट मार्केट्स को, ठीक है। ग्रास रूट मार्केट्स को कौन एम्पावर कर रहा है, पीएम स्वनिधि। और ये रिसर्च किसने बनाई थी, तो ये रिसर्च की थी सौम्य कांति घोष, जो कि ग्रुप ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ एसबीआई है, ठीक है। तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं एसबीआई के, सौम्य कांति घोष। इन्होंने बोला था कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम है ये एम्पावर कर रही है ग्रास रूट मार्केट्स, ठीक। रिपोर्ट क्या कहती है, 75% ऑफ बेनिफिशियरीज कम फ्रॉम नॉन जनरल कैटेगरीज, ठीक है, 45 फ्रॉम ओबीसी, 22% फ्रॉम एससी एंड एसटीज, ठीक है। तो ये आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए अपना ये जो फैक्ट्स हैं या डेटा हैं ये यूज़ कर सकते हैं कि एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो है पीएम स्वनिधि जो है वो ग्रास रूट मार्केट को एम्पावर कर रही है। ग्रास रूट मार्केट मतलब एकदम बेस मार्केट्स को एम्पावर कर रही है, और उससे ज़्यादा कौन एम्पावरमेंट हो रही है, नॉन जनरल कैटेगरीज की, क्योंकि 44% बेनिफिशियरीज दे आर फ्रॉम ओबीसी बैकग्राउंड एंड 22% ऑफ देम आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हम लोग ने पीएम स्वनिधि की जो रिपोर्ट है वो देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं पीएम स्वनिधि के बारे में, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे पीएम स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो है इनकरेक्ट, ध्यान दीजिएगा इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो आपने ये स्कीम कई बार पढ़ी होगी, तो बिल्कुल आपको ये जो क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल सही देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है साथियों कि इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज़ रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। थर्ड ऑप्शन है माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स टू प्रोवाइड कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स अप टू 50,000। तो जो रास्ते के वेंडर्स हैं, साइड में जो ठेले वाले होते हैं या स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको 50,000 तक का कैपिटल दिया जाता है, माइक्रो क्रेडिट स्कीम है।
फोर्थ ऑप्शन है साथियों, रेगुलर पेमेंट्स आर इंसेंटिवाइज विद 7% इंटरेस्ट सब्सिडी। ठीक है, तो रेगुलर पेमेंट देने पर क्या होता है, जो भी कैपिटल लोन्स लिए हैं उसकी रेगुलर भरपाई पर क्या होता है, 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो साथियों सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, इट इज़ नॉट रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स की बात हो रही है। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स की बात हो रही है, तो ज़्यादातर स्ट्रीट वेंडर्स अर्बन एरियाज की बात हो रही है। ठीक है, अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स की बात हो रही है। ठीक है, अर्बन एरियाज में, तो ये क्या है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसीलिए ये अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा रन की जा रही है। ठीक है, इट इज़ फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स का के लिए ये काम किया जा रहा है, इसलिए ये अर्बन मिनिस्ट्री जो है इस पे फुली फंडिंग कर रही है। ठीक है, इसमें क्या है, इंटीग्रेटिंग स्ट्रीट वेंडर्स इनटू फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम एंड फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू फॉर्मल चैनल्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो फॉर्मलाइज चैनल्स ऑफ क्रेडिट सप्लाई करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं वो अर्बन एरियाज़ के लिए है। ठीक है, अर्बन एरियाज स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वानिधि स्कीम आई है, इसलिए अर्बन मिनिस्ट्री इसको सपोर्ट कर रही है। और ये सही बात है कि ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। वर्किंग कैपिटल लोन 50,000 तक का मिलेगा और रेगुलर पेमेंट जो है इंसेंटिवाइज की जाएगी बाय 7%, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने पर कैशबैक मिलेगा अप टू 1200 पर ईयर। ठीक है, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कोर है स्कीम का, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या याद रखना है, स्वानिधि जो है अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम करती है। ठीक है, अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम करती है और अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम करती है, इसलिए अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री इसमें जो है फुली फंडिंग कर रही है। ठीक है, इसमें माइक्रो क्रेडिट स्कीम है जो कि 50,000 तक का कैपिटल लोन देती है और रेगुलर पेमेंट करने पर इंसेंटिवाइजेशन मिलता है 7% का। ठीक है, और 1200 के लिए 1200 का कैशबैक मिलता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। जो एक छोटा सा ट्रिक था कि अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम किया जा रहा है और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री इसलिए फंड कर रही है, आपको आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया था किसका, जाम रानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का। ठीक है, जाम रानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का इंक्लूजन हुआ था किसमें, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको बोला था कि ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस डैम को अप्रूवल मिला था। तो आपको ये बताना है कि ये जाम रानी डैम है कहाँ, किस प्रदेश में है। तो आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या केरला। तो साथियों इसका सही आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश गलत दिया है, ये उत्तराखंड सही आंसर है। ठीक है, उत्तराखंड यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इंक्लूड किया है जाम रानी मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जाम रानी डैम जो है ये उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो कैसे याद रखेंगे, जो रानी है उनको उत्तर नहीं दिया जाता। ठीक है, रानी को उत्तर नहीं दिया जाता, तो उत्तर से याद रखेंगे उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड है। ठीक है, तो रानी को अगर आप उत्तर देंगे तो आपके खंड खंड कर दिए जाएंगे, तो आप ऐसे याद रखेंगे ये उत्तराखंड में है। ठीक है, क्यों कैसे उत्तराखंड में है साथियों, ये ट्रिक है, आप ध्यान दीजिएगा, रानी को उत्तर नहीं दिया जाता और जो भी उत्तर देगा उसके खंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, रानी को जो उत्तर देगा उसके खंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसको मतलब ट्रबल किया जाएगा फिर ना। ठीक है, उसको पनिशमेंट मिलेगी जो रानी से उत्तर मांगेगा। ठीक है, तो उत्तरखंड मतलब उत्तराखंड। ठीक है, तो रानी से जो भी उत्तर मांगेगा उसके खंड कर दिए जाएंगे, तो उत्तराखंड। ठीक है, तो ये जामरानी डैम कहाँ है साथियों, उत्तराखंड में है, अक्रॉस गोला रिवर। ठीक है, अक्रॉस गोला रिवर। ठीक है, और गोला रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, रामगंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और रामगंगा किसके बीच से जाती है, आप जानते होंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके अंदर से रामगंगा रिवर जाती है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो साथियों यहाँ पे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सबसे पहले तो यही है कि कृषि सिंचाई योजना है तो स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। तो स्पॉन्सर्ड स्कीम है और कितना कंट्रीब्यूशन है स्टेट और सेंटर का है 75% और स्टेट का है 25%, और नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में 90:10 का रेशियो है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कन्वर्जन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इरिगेशन, अश्योर्ड इरिगेशन, हर खेत को पानी, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज यूज करना है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ठीक है, एनहांस रिचार्ज ऑफ एक्विफर्स और पेरी अर्बन एग्रीकल्चर पे ध्यान देना, ठीक है। और इसमें जो है 3 स्कीम्स को मिला के या 3 प्रोग्राम्स को मिला के इसको एक स्कीम बनाई गई है। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो AIO हैं, ठीक है, AIO, ठीक है। ए से क्या है? एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिज्यूविनेशन के अंदर आता है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। और नेक्स्ट है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो जो सिंचाई योजना है वो AIO को मिला के बनाई गई है, AIO, ठीक है, AIO, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। आई से इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, और O से साथियों क्या है? ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। इसके मिनिस्ट्रीज अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिसेंट्रलाइज्ड है थ्रू स्टेट इरिगेशन प्लान एंड डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान, ठीक है। क्योंकि स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए स्टेट को 25% देना होता है, और नॉर्थ ईस्ट में और हिली स्टेट्स में 10% देना होता है। कब आई थी साथियों? ये 2015 में आई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। स्पॉन्सर्ड स्कीम है, याद रखिएगा याद रखिएगा ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है और 2015 में आई थी, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाउ मेनी एशियन कंट्रीज हैव एवर होस्टेड ओलंपिक्स, ठीक है। तो कितनी एशियन कंट्रीज ने अभी तक ओलंपिक्स होस्ट किया है, आपको ये बताना है। क्योंकि अभी हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि इंडिया जो है 2036 का ओलंपिक होस्ट करना चाहता है, और 2029 या 30 का यूथ ओलंपिक्स होस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओलंपिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे इसको ज़रा इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कितनी एशियन कंट्रीज़ ने अभी तक ओलंपिक्स को होस्ट किया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं 3 कंट्रीज़, 4 कंट्रीज़, 5 कंट्रीज़ या 6 कंट्रीज़। तो साथियों इसका सही आंसर है कि 3 कंट्रीज़ ने अब तक ओलंपिक होस्ट किया है। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा है। तो उन्होंने अपना इंटेंट जाहिर किया है टू होस्ट ओलंपिक गेम्स प्रेफरेबली इन 2036। अगर आपको पता है तो आप बताइएगा 2024 का ओलंपिक्स कहाँ होना है, 28 का ओलंपिक्स कहाँ होना है, और 32 का ओलंपिक्स कहाँ होना है। अगर आप हमारी वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने इसकी ट्रिक बनाई थी, जो आपको याद होगी। और 28 में जो ओलंपिक होगा उसमें जो 5 एक्स्ट्रा गेम्स इंक्लूड किए गए हैं उसके लिए भी एक ट्रिक बनाई गई थी, आप पुराने वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ ये पता चलेगा कि एशिया में 3 कंट्रीज़ ने जो है होस्ट किया है ओलंपिक्स को, ठीक है। एशियन की 3 कंट्रीज़ हैं एशिया की जिन्होंने होस्ट किया है। किसने किसने? चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ठीक है। और जापान ने 2 बार होस्ट किया है, अभी 2020 में होस्ट किया था, उससे पहले 1960 में होस्ट किया है, ठीक है। तो 3 कंट्रीज ने जो है होस्ट किया है, ठीक है। चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ठीक है, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ठीक है। तो 3 कंट्रीज ने होस्ट किया है। इंडिया कब होस्ट करने का इंटेंट कर रहा है? 2036 और 29 का यूथ ओलंपिक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये दोनों ही फिगर्स, दोनों ही ईयर इंपॉर्टेंट है, और ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी कंट्रीज ने आज तक एशिया में होस्ट किया है ओलंपिक्स, ठीक है। तो 3 कंट्रीज ने ओलंपिक्स होस्ट किए हैं, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों आरबीआई से रिलेटेड। तो ये 1 लाइनर न्यूज़ है इसलिए आपके लिए लिया गया है। तो आरबीआई क्या करेगा? 100 रुपीज़ का डेली फाइन लगाएगा फॉर क्रेडिट ब्यूरोज, ठीक है। क्रेडिट ब्यूरोज में 100 रुपये का फाइन देना पड़ेगा इफ़ दे फेल टू रिजॉल्व कंप्लेंट्स इन 30 डेज। अगर 30 दिनों तक जो है कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती है क्रेडिट ब्यूरोज में, तो क्या होगा? 100 रुपये का डेली फाइन लगेगा, ठीक है। किसने बोला है? आरबीआई ने बोला है,
ठीक है साथियों, बस इतनी सी न्यूज़ थी। अगर इसके लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम लोग वो नेक्स्ट वीडियोस में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपकी तैयारी होगी, आप इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों यहाँ पे कुछ वन लाइनर्स हैं, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। क्योंकि इनकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए इसको ऐसे वन लाइन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है या रखा जाता है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे स्वरूप आनंद मोहंती साहब हैं, जिनको साउथ कोरिया बेस्ड मिराई एसेट फाइनेंशियल ग्रुप का वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है, ठीक है। वाइस चेयरमैन बनाया गया है किसका? मिराई एशियन एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स का, ठीक है। विद दिस Mohanty becomes first non-Korean person to be appointed as vice chairman within Mirai Asian Asset Financial Group, ठीक है। तो वाइस चेयरमैन साहब कौन बने हैं? स्वरूप आनंद मोहंती, ठीक है। स्वरूप आनंद मोहंती, ठीक है। ये साउथ कोरिया बेस्ड मिराई एसेट फाइनेंशियल ग्रुप के वाइस चेयरमैन बने हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एस से साउथ कोरिया और एस से स्वरूप आनंद मोहंती, ठीक है। और ये क्या बने हैं? वाइस चेयरमैन बने हैं, ध्यान दीजिएगा, ना कि चेयरमैन बने हैं, ठीक है। किसके चेयरमैन बने हैं? मिराई एशियन एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, ठीक है। मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, ठीक है। मिराई AMC एसेट मैनेजिंग कंपनी, ठीक है, मिराई, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों स्लोवाकिया से रिलेटेड। तो स्लोवाकिया में नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट फीको, ठीक है। रॉबर्ट फीको ये किसको सक्सीड करेंगे? लुडोविट ओडर को, ठीक है। लुडोविट ओडर को ये जो है सक्सीड करेंगे, ठीक है साथियों। और स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट कौन है? जुजाना कपुटोवा, ठीक है। जुलाना कपुटोवा, ठीक है। तो कैसे याद करना है? बस ज़्यादा आपसे यही पूछेगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, ठीक है। तो जो स्लो होगा उसको फेंक दिया जाएगा ना, जो स्लो होगा उसको फेंक दिया जाएगा। तो कैसे याद रखेंगे? स्लो से याद रखिएगा स्लोवाकिया, और फेंक दिया जाएगा मतलब फीको, ठीक है। स्लो को फेंको, ठीक है, स्लो को फेंको। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो भी होगा वो उसके नाम में फेंको होगा, मतलब रॉबर्ट फेंको, ठीक है। क्योंकि स्लो चीज़ को नहीं पसंद किया जाता, इसलिए फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो स्लोवाकिया से कैसे याद रखेंगे? स्लो चीज़ को फेंको, ठीक है। रॉबर्ट फेको जो है स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, आशा करते हैं आपको याद रहेगी, ठीक है। अब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने अमिताभ मुखर्जी साहब का, जो कि CMD हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका एक्सटेंशन कर दिया है, ठीक है। उनका जो है 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है उनकी जो चेयरमैनशिप है, ठीक है। किसकी? अमिताभ मुखर्जी साहब की, ठीक है। अमिताभ मुखर्जी साहब की किसकी किस ऑर्गेनाइजेशन में? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, ठीक है। तो याद करने के लिए ये याद कर सकते हैं कि M से मुखर्जी में और M से मिनरल है, ठीक है। तो मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जो भी होगा वो M उनका सरनेम होगा, ऐसे थोड़ा सा, तो वो मुखर्जी होंगे, ठीक है, मुखर्जी, ठीक है। तो अमिताभ मुखर्जी ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है साथियों। यहाँ फिर एक बार देख लेते हैं। स्वरूप आनंद साउथ कोरियन बेस्ड मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर की वाइस चेयरमैनशिप प्राप्त की है। स्लोवाकिया, जो स्लो होगा उसको फेंका जाएगा, तो रॉबर्ट फेको। और मिनरल डेवलपमेंट मिनरल एम से मुखर्जी, तो अमिताभ मुखर्जी साहब का CMD के पद पे जो है एक्सटेंशन मिला है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साथियों केरला से रिलेटेड न्यूज़ है कि उन्होंने सेटअप किया है, केरला ने 237 करोड़ का ग्राफीन प्रोडक्शन फैसिलिटी, ठीक है। ग्राफीन प्रोडक्शन फैसिलिटी, ठीक है। ग्राफीन प्रोडक्शन फैसिलिटी किसने सेटअप किया है? केरला ने, ठीक है। किसने सेटअप किया है साथियों? केरला ने सेट किया है। नेक्स्ट है गोवा ने लॉन्च किया है स्वयं पूर्ण ई बाजार, ठीक है। स्वयं पूर्ण ई बाजार, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू सेल प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लोकल आर्टिसंस एंड वुमेन इन इंडिया, ठीक है। तो स्वयं पूर्ण ई बाजार किसका इनिशिएटिव है? गोवा का इनिशिएटिव है। तो कैसे याद रखेंगे? गो स्वयं, ठीक है। स्वयं मतलब खुद पे जाओ, खुद से जाओ, ठीक है। गो बाई स्वयं, ठीक है। गो स्वयं, खुद से जाओ, ठीक है। गो बाई स्वयं मतलब खुद से, ठीक है। गो बाई स्वयं, ठीक है। तो गोवा ने क्या लॉन्च किया है? स्वयं पूर्ण ई बाजार। गो बाई स्वयं, गो बाय हम लोग खुद से जाते हैं ना, स्वयं जाते हैं हम लोग, तो गो से याद रखेंगे गोवा, और स्वयं से स्वयं पूर्ण ई बाजार, ठीक है। केरला में ग्राफीन प्रोडक्शन फैसिलिटी है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों अक्टूबर 27 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, ठीक है। ऑडियो विजुअल हेरिटेज, जिसकी थीम है योर विंडो टू वर्ल्ड, ठीक है। ऑडियो विजुअल जो है वीडियो देता है किसका? वर्ल्ड का, ठीक है। विंडो देता है वर्ल्ड का, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑडियो विजुअल हेरिटेज विंडो टू द वर्ल्ड, ठीक है। 2-3 बार पढ़ेंगे, आराम से याद हो जाएगी, कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करंट अफेयर्स का एनालिसिस करते हैं या याद करते हैं, जैसा भी है।
नेक्स्ट है साथियों बुक द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े। तो इनको किसने पब्लिश किया है या किसने को ऑथर किया है, किसने कौन ऑथर है इसके? तो W.V. रमन के साथ सीनियर जर्नलिस्ट R. कौशिक ने इसको को ऑथर किया है। ठीक है, तो रमन प्लस कौशिक, ठीक है, रमन कौशिक ने इनको लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े को क्या है, को ऑथर किया है। ठीक है, W.V. रमन साहब है और सीनियर जर्नलिस्ट है R. कौशिक। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, दो लोग हैं। ठीक है, लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े। ठीक है, तो याद रखिएगा लॉर्ड राम, ठीक है, लॉर्ड राम से रमन, ठीक है, लॉर्ड राम से लॉर्ड रमन। ठीक है, तो लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े में आप समझ जाएंगे रमन ने लिखी है। ठीक है, लॉर्ड राम हम लोग याद करते हैं। ठीक है, लॉर्ड राम, ठीक है, लॉर्ड राम। ठीक है, ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ पे शिलोंग से रिलेटेड न्यूज़ है। शिलोंग ने होस्ट किया है ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव फॉर रिस्पॉन्सिबल नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे हुआ है? वो शिलोंग में हुआ है। ठीक है, शिलोंग किसकी कैपिटल है? मेघालय की कैपिटल है। ठीक है, तो ये कैसे याद रखेंगे? जो भी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म वाला कॉन्क्लेव था, ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव था, वो बहुत लॉन्ग चला। ठीक है, लॉन्ग चला, बहुत लंबा चला। ठीक है, लॉन्ग चला, तो याद रखेंगे शिलोंग। ठीक है, बहुत लॉन्ग चला, क्या चीज़? ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है साथियों चाइना में क्या हुआ है? चाइना इज बिल्डिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट। ठीक है, तो घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ऑब्वियसली कौन बिल्ड करेगा? चाइना ही बिल्ड करेगा। ठीक है, जिसका नाम होगा ट्राइडेंट। नेक्स्ट है साथियों प्रोफेसर सारंग देव। ठीक है, तो ISB प्रोफेसर सारंग देव को अपॉइंट किया गया है WHO ऑन इट्स TB एडवाइजरी ग्रुप। ठीक है, TB एडवाइजरी ग्रुप में प्रोफेसर सारंग देव को क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? टीबी में कई कलर्स आते हैं ना, मतलब टीवी, मतलब यहाँ पे टीवी ना लीजिएगा, टीवी टेलीविजन। ठीक है, तो टेलीविजन पे सारे रंग आते हैं। ठीक है, कई रंग आते हैं। ठीक है, तो कई रंग मतलब सारंग। ठीक है, तो सारंग आते हैं, टीवी पे कई रंग आते हैं, मतलब सारंग देव साहब को जो है अपॉइंट किया गया है, ISB के प्रोफेसर है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट है साथियों IIT कानपुर से रिलेटेड। तो एयरबस ने टाई अप किया है IIT कानपुर के साथ टू प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन एंड इनोवेशन इन इंडिया। ठीक है, तो अगर आप एयर में जाते हैं ना तो आपके कान में हवा लगेगी। ठीक है, अगर आप हवा में जाते हैं तो कान में आपके हवा लगेगी, या बस से भी जाते हैं तो अगर आप खिड़की की सीट पे बैठे हैं, विंडो सीट पे, तो आपके कान में बहुत हवा लगती है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जो एरोस्पेस एजुकेशन इनोवेशन के लिए जो पार्टनरशिप हुई है वो एयरबस ने किसके साथ की है? तो कानपुर के साथ की है। ठीक है, तो आप ऐसे याद, अगर आपसे पूछेगा कि एयरबस ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो आप बता देंगे कि बस से जाते हैं तो कान में हवा लगती है, तो कानपुर। ठीक है, और IIT कानपुर से अगर आप पूछेंगे तो बता देंगे कान में कब हवा लगती है? बस पे जाने पे या एयर में जाने पे हवा लगती है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक भी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है साथियों हेड कोच ऑफ इंडियन वीमेन टीम। ठीक है, तो हेड कोच कौन बने हैं इंडियन वीमेन टीम के? अमोल मजूमदार। ठीक है, अमोल मजूमदार जो बने हैं क्या? टेकन ओवर एज हेड कोच ऑफ इंडियन वीमेन टीम। ठीक है, इससे पहले कौन थे? रमेश पवार साहब थे। ठीक है, रमेश पवार साहब थे। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? विमेन जो होती हैं, विमेन जो होती हैं वो अमोल होती हैं और बहुत पावर होती है उनके पास। ठीक है, अमोल होती हैं और बहुत पावर होती है उनके पास। तो पावर से याद रखिएगा रमेश पावर इससे पहले थे, रमेश पवार, और जो अभी हैं वो हैं अमोल। ठीक है, विमेन जो है अमोल है, अमूल्य है। ठीक है, तो अमोल मजूमदार ऐसे आप याद करेंगे कि हेड कोच ऑफ इंडियन विमेन साइन हुए हैं। ठीक है, कौन बने हैं? विमेन से कैसे याद रखेंगे? विमेन अमोल है। ठीक है, विमेन अनमोल है तो अमोल मजूमदार। ठीक है, अमूल्य है विमेन तो अमोल मजूमदार, और बहुत पावरफुल भी हैं इससे पहले रमेश पवार साहब थे जिनको 2022 में जिन्होंने पोस्ट अपनी खाली कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से जल्दी से देख लेते हैं, एक बार हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि एक बार फिर से हम लोग जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें देख लें और अपना सेशन जल्दी से जल्दी समाप्त कर पाएँ। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये सारी ट्रिक समझ में आ रही होंगी, और जो एनालिसिस हम लोग ने स्कीम्स का और अलग न्यूज़ का किया है वो भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शिलोंग लॉन्ग क्या है? ग्रीन कॉन्क्लेव बहुत लॉन्ग चला, कहाँ पे? शिलोंग में। तो ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव कौन ऑर्गेनाइज किया है? शिलोंग। चाइना क्या बना रहा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर जिसका नाम होगा ट्राइडेंट। सारंग, कई रंग आते हैं, कहाँ पे? बहुत रंग आते हैं, टीवी पे। तो टीवी एडवाइजरी ग्रुप में अपॉइंट हुए हैं सारंग देव साहब, प्रोफेसर सारंग देव साहब। कानपुर में क्या है साथियों? कान में क्या होता है? कान में हवा लगती है, एयर लगती है बस से जाने में। ठीक है, एयर बस,
ठीक है। एयर लगती है बस से जाने में, तो एयरबस से साइन हुआ है टू प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन एंड इनोवेशन इन इंडिया। और हेड कोच ऑफ विमेन कौन बने हैं? हेड कोच जो भी बनते हैं वो अमोल होते हैं, विमेन अमोल होती हैं, अनमोल होती हैं, तो अमोल मजुमदार। और विमेन के बाद बहुत पावर होती है, तो रमेश पवार इसके पहले जो थे चेयर वो थे, कोच थे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट स्लाइड की ओर। तो साथियों ये आज की लास्ट स्लाइड है, प्रगति। आप जानते ही होंगे यहाँ पे भी 43rd प्रगति मीटिंग हुई है। प्रगति मीटिंग क्या है? ये आईसीटी प्लेटफॉर्म है इंडिया का, ठीक है। आईसीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च इन 2015। तो क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है? ग्रीवेंसेज एड्रेस किए जाते हैं एंड साइमल्टेनियसली मॉनिटर एंड रिव्यू इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे मनरेगा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, उसको मॉनिटर किया जाता है। और उससे रिलेटेड जो भी ग्रीवेंसेज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सोल्यूशंस हैं, वो सब इन्हीं चीज़ से डील किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 टियर सिस्टम है जिसमें पीएमओ इन्वॉल्व होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज और स्टेट चीफ सेक्रेटरीज। तो बहुत ही हाई पावर्ड ये प्लेटफॉर्म है, आईसीटी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसका क्या नाम है? प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग का ये सेशन पूरा समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। जो ट्रिक्स हैं वो आपके लिए कार्यरत होगी, मतलब बेनिफिट करेगी आपको आपके एग्जाम में कॉन्फिडेंटली क्लियर करने के लिए। तो साथियों अब हम लोग कल मिलेंगे 28 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप खूब मेहनत करते रहिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।